हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिजर्वेशन के बारे से। प्रिजर्वेशन आप लोग को पता ही होगा। प्रिजर्वेशन हम लोग क्यों करते हैं? किसी भी बॉयलर को अगर हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर बंद करते हैं, शट डाउन लेते हैं, तो उसको क्या किया जाता है? उसके इंटरनल सरफेस मतलब कि ट्यूब के अंदर किसी भी तरह की कोरोजन ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है? उसको रिजर्व रखा जाता है। तो उस प्रिजर्वेशन प्रोसीजर कैसे किया जाता है और क्यों करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से केमिकल का ऐड करके हम लोग करते हैं और कौन कौन से टाइप से प्रिजर्वेशन होता है, तो आज उसके बारे से हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। ये बीओई के एग्ज़ाम के लिए हो या फिर बॉयलर सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास के इंटरव्यू के लिए हो, ये मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और प्रिजर्वेशन प्रोसीजर कैसे करते हैं आज उसके बारे से हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिजर्वेशन होता क्या है? प्रिजर्वेशन यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, व्हेन बॉयलर इज कीप शट डाउन फॉर लॉन्ग पीरियड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अवॉइड इंटरनल कोरोजन ऑफ ट्यूब। इफ वाटर इज लेफ्ट इन बॉयलर विदाउट प्रॉपरली ट्रेडिंग फॉर ऑक्सीजन रिमूवल कैन लीड टू कोरोजन। मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग बॉयलर को शट डाउन करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको क्या किया जाता है? कोरोजन से बचाने के लिए, ट्यूब को कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको प्रिजर्वेशन करने की आवश्यकता होती है। प्रिजर्वेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस पर अगर ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन का एंट्री होगा तो वो क्या कर देता है? ऑक्सीजन जो है फेरस मेटल के साथ में मिक्स होके क्या कर लेता है? वो कोरोजन क्रिएट करता है। तो उस ऑक्सीजन को ट्यूब के अंदर एंट्री ना देने के लिए ही हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं, ताकि उसका ट्यूब जो है कोरोजन होने से बच जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, द अटैक ऑन मेटल टेक प्लेस ड्यू टू इम्प्रॉपर HP लेवल 2 corrosion of the steam and water circuits and ambient temperature is the result of oxidization of metal by combined effect of water, oxygen and lowering of pH from absorption of the CO2 and SO4। ठीक है, CO2 एंड SO4। CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। SO4 मतलब कि सल्फेट होता है। सल्फेट मतलब एक बोलते हैं उसको नीला थोथा। नीला थोथा ये क्या रहता है? केमिकली नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। SO4 सल्फेट पर नेगेटिव चार्ज होता है और फेरस के साथ क्रिएट करके वो क्या कर लेता है? फेरस सल्फेट बना लेता है, जिसकी वजह से वो कोरोजन को बढ़ावा देता है, लीड टू कोरोजन। और CO2, और ये किसकी वजह से होता है? स्टीम और वाटर सर्किट्स में एम्बिएंट टेम्परेचर जब कम होगा तब होगा। तो इसके लिए हम लोग एक केमिकल यूज़ करते हैं, उसको आगे बताऊंगा, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। द अटैक ऑन द मेटल टेक प्लेस ड्यू टू, किसके लिए होता है? इम्प्रॉपर HP लेवल 2 कोरोजन ऑफ द स्टीम एंड वाटर। मतलब जब हम लोग उस पर ऑक्सीजन और वाटर का मिश्रण होगा, ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन जहाँ भी मिलेगा और वो किसी मेटल के साथ जब मिलेगा तो वो क्या कर लेता है? ऑक्सीजन जो है कोरोजन को बढ़ावा देता है, इसीलिए उसको हम लोग को हटाना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन जनरली दो तरीक़ों से किया जाता है। एक कहलाता है हम लोग का ड्राई प्रिजर्वेशन और दूसरा कहलाता है वेट प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो ड्राई प्रिजर्वेशन होगा, The dry preservation is a effective method boiler completely drain out। ठीक है, जो ड्राई प्रिजर्वेशन होता है वो completely क्या होता है? ड्रेन आउट कर सकते हैं उसको, और ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव मेथड होता है बॉयलर के लिए, ताकि हम लोग जो उस पर अप्लाई कर रहे हैं उसको पूरी तरह से हम लोग क्या कर सकें? वहाँ से ड्रेन आउट कर सकें। ठीक है, तो जो ड्राई प्रिजर्वेशन होता है वो इफ़ेक्टिव मेथड होता है, बट N2 बीइंग ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड केमिकली इनएक्टिव गैस होता है। जो हम लोग ड्राई प्रिजर्वेशन में N2 नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जनरली ड्राई प्रिजर्वेशन में क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन गैस क्या होता है? गंधहीन होता है और वो केमिकली इनएक्टिव गैस होता है।
और वो कलरलेस होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको पहचान पाना या फिर उसका लीकेज होना हम लोग को पता नहीं चल पाता। इसकी वजह से उसको हम लोग इसका उपयोग नहीं करते। एक्चुअल में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है, बट हम लोग इसका उपयोग ज़्यादातर नहीं करते। क्यों नहीं करते, आपको बता ही दिया कि ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है और केमिकली इनएक्टिव गैसेस होता है। और इसको वेरी डिफ़िकल्ट होता है क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि O2 एनालाइज़र जो यहाँ पर N2 गैस है वो क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, गंधहीन है ना। तो इसकी वजह से वो क्या होता है, उसको डिटेक्ट करना प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग ज़्यादातर नहीं करते। और या फिर ये तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग सुपर हीटर हो गया, इकोनोमाइज़र हो गया, कम्प्लीटली ड्रेन आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करते। तो अब हम लोग आज बात करेंगे वेट प्रिजर्वेशन के बारे से। वेट प्रिजर्वेशन को कैसे किया जाता है, आज उसके बारे से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वेट प्रिजर्वेशन होता क्या है। जनरली जो वेट प्रिजर्वेशन होता है उसमें हम लोग वाटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेट प्रिजर्वेशन। वेट प्रिजर्वेशन को कैसे किया जाता है उसके बारे से थोड़ा सा देख लेते हैं, और वेट प्रिजर्वेशन में कैसे उसको प्रिजर्व रखा जाता है बॉयलर को, चलिए उसको देख लेते हैं। हियर इन दिस प्रिजर्वेशन द प्लांट आइटम इज completely filled with the DM water containing 200 ppm hydrogen ammonia is added to raise the pH to 10, ठीक है। Chloride should be below 2 ppm. Keep proper premixing of the chemical with the water to ensure a uniform mixture entering the boiler. यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन और अमोनिया। हाइड्रोजन और अमोनिया हम लोग किस पर यूज़ करते हैं ज़्यादातर, अमोनिया, हाइड्रोजन और अमोनिया एलपी डोजिंग पर यूज़ किया जाता है। और एलपी डोजिंग का मेन मकसद क्या होता है, लो प्रेशर डोजिंग होता है। और लो प्रेशर डोजिंग में हम लोग क्यों करते हैं अमोनिया का यूज़, ताकि वाटर से प्रॉपर ऑक्सीजन को रिमूव किया जा सके, और रिमूव करने के बाद में उसको वेंटिलेट कर दिया जाता है। तो अमोनिया क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर भी हम लोग अमोनिया का उपयोग कर रहे हैं, ताकि ट्यूब के अंदर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की एंट्री ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीटली फिल्ड विद द DM वाटर कंटेनिंग 200 ppm हाइड्रोजन अमोनिया इज एडेड टू राइज द pH ऑफ 10। मतलब कि इसके pH को क्या करना है, आपको 10 तक लाने के लिए हम लोग वहाँ पर हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, और अमोनिया का उपयोग वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। और उसको यूज़ करने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं, DM वाटर का, डीमिनरलाइज्ड वाटर का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है क्लोराइड शुड बी बिलो 2 ppm, और जो क्लोराइड होता है वो 2 ppm से कम होना चाहिए। क्लोराइड का ज़्यादातर उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि क्लोराइड जो है वाटर को हीटेड रखने में उपयुक्त करता है, मतलब कि हीटेड रखने के लिए काम करता है। कि प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द केमिकल्स विद द वाटर टू इंश्योर यूनिफॉर्म मिक्सचर एंटरिंग द बॉयलर। और पूरी केमिकल्स को ऐसे मिक्स किया जाता है कि उसका जो मिश्रण हो वो क्या हो, प्रॉपर जो है यूनिफॉर्म कंडीशन में होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब कि हर जगह पर केमिकल्स उतने ही मात्रा में होने चाहिए, मतलब पूरे बॉयलर सेक्शन पर सेम केमिकल की मात्रा होनी चाहिए, कहीं पर भी अगर सैंपल लोगे तो। नेक्स्ट है it is necessary to backfill the boiler from superheater section and ensure the water overflow from superheater to the steam drum। मतलब अब क्या करना है, आपको ऐसे बैकफिल करना है। बैकफिल मतलब कि जब हम लोग ड्रम पर पानी भरें तो सुपर हीटर से हम लोग को स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर एक लाइन डायग्राम बनाया हूँ, एक होता है BFP के थ्रू अगर आप पानी ले रहे हैं तो उसके बाद एक होता है आइसोलेशन वाल्व, एक रहता है नॉन रिटर्न वाल्व। यहाँ से क्या किया जाता है, एक PBD पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं PBD या फिर ब्लो डाउन हेडर भी बोल सकते हो, ब्लो डाउन हेडर या फिर PBD पॉइंट। PBD मतलब होता है पीरियोडिक ब्लो डाउन, और एक होता है ब्लो डाउन हेडर।
तो ब्लो डाउन हेडर या फिर पीवीडी पॉइंट पर क्या किया जाता है, सुपर हीटर का ड्रेन आके जुड़ा रहता है। इस सुपर हीटर के ड्रेन को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे और जो बीएफपी का पानी है उसको क्या किया जाएगा, पीवीडी पर कनेक्ट किया जाएगा और इस पीवीडी के थ्रू क्या किया जाएगा, बैक फील्ड किया जाएगा सुपर हीटर में पानी भरने के लिए। तो इस सुपर हीटर में जब पानी जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये पानी भरते 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 स्टीम ड्रम पे आएगा और स्टीम ड्रम के वेंट से क्या होना चाहिए, स्टीम ड्रम के वेंट से क्या होना चाहिए, वाटर ओवरफ्लो होना चाहिए। ठीक है, यही एक प्रोसीजर है, नीचे से ऊपर तक पानी को भरा जाता है। और पानी भरने के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द वाटर शुड बी फिल्ड फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू इंश्योर द एयर इज प्रॉपरली रिलीज्ड फ्रॉम बॉयलर। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहाँ से लेके पूरा अपर पॉइंट तक के एयर क्या हो जाए, पूरा रिलीज हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए उसको नीचे से भरा जाता है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके ऑक्सीजन का, जो ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, जब पूरा ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, द बॉयलर प्रेशर शुड बी मेंटेन्ड 5 kg per centimeter square, दैट मीन्स अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू प्रिवेंट इंक्रीज ऑफ एयर। अब क्या करना है आपको, पूरे बॉयलर की पूरे सिस्टम को क्या किया जाएगा, जो जितने भी ट्यूब्स हैं उसको 5 kg तक प्रेशराइज कर दिया जाएगा। 5 kg तक प्रेशराइज क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 kg तक हम लोग प्रेशराइज क्यों करते हैं, ताकि वहाँ से प्रॉपर जो है ऑक्सीजन वेंटिलेशन तो हो ही जाए और साथ ही साथ में एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर रहता है 1.23 kg, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर इंक्रीज ना कर पाए, घुस ना सके। इसलिए उसको क्या किया जाता है, 5 kg तक के प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है पूरे सेक्शन पर। नेक्स्ट है, एवरी डे प्रेशर शुड बी monitored, sample may be collected and checked periodically and if needed add to chemical। अब इसके बाद यदि pH 10 से कम हो जाए तो उसको क्या करना है, आपको प्रॉपर हर दिन सैंपल लेना है, 2 बार, एक सुबह एक शाम को, और सैंपल लेने के बाद चेक करना है। अगर pH का मान अगर कम होता है तो उसमें क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा केमिकल्स को। और साथ ही साथ में अगर प्रेशर की कमी होती है, प्रेशर को भी बार बार मॉनिटर करते रहना चाहिए, ताकि अगर प्रेशर कम हो तो उस पर फिर से प्रेशराइज करके उसको प्रेशर को बनाया जा सके। ठीक है, प्रेशर कब कम होगा, जब किसी ट्यूब पर लीकेज होगा या फिर कोई फ्लेंज से कहीं पर लीकेज होगा या फिर कोई वाल्व होल्ड न कर पा रहा हो या सेफ्टी वाल्व जो फ्लेंज की हो वो होल्ड न कर पा रहा हो, तो उसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर जैसे डिक्रीज हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर का एयर एंट्री कर जाएगा और पूरे ट्यूब को क्या कर सकता है, और कोरोजन कर सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या करना है आपको, जब भी आप प्रिजर्वेशन करते हो तो याद रखिएगा सारे वाल्व अच्छे से टाइट होना चाहिए, ताकि कहीं से कोई भी लीकेज ना हो, कहीं से कुछ भी एयर एंट्री ना ले सके। ठीक है, और जितने भी ड्रेन वाल्व है, वेंट वाल्व है, वो सारी चीज़ क्लोज होने चाहिए, फुल्ली क्लोज होने चाहिए। MOV SOV जितने भी हैं, आपका MSS भी, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व क्लोज होने चाहिए। जितने भी वेंट है, ड्रेन है ना, स्टार्टअप वेंट है, ERB है, वो सारी चीज़ को आपको क्लोज कर देना है, फुल्ली क्लोज करना है, ताकि कोई भी एयर जो है वहाँ से एंट्री ना ले सके और उसका बॉयलर का प्रेशर रिलीज ना हो सके। तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप उसको हाइड्रो टेस्ट जैसे करते हैं वैसे टाइप से आप प्रेशर को इंक्रीज करो, या फिर दूसरा चीज़, अगर आप अल्काइल बॉयल आउट कर रहे हो, अल्काइल बॉयल आउट जब करोगे तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, बॉयलर को चालू करना पड़ता है। तो बॉयलर को जब चालू करोगे तो क्या होता है, जब भी याद होगा आपको डिरेटर पर 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग जब भी वाटर को टेम्परेचर में हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होता है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर ही, अगर बॉयलर को आप हीटअप करके अगर बंद कर रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। इसीलिए प्रिजर्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका क्या होता है कि बॉयलर को लाइट ऑफ करो या फिर बॉयलर को शट डाउन करते समय ही 5 kg पर क्या किया जाए, उसको प्रिजर्वेशन कर दिया जाए, पूरी तरह से सील्ड कर दिया जाए 5 kg पर ही, तो ज़्यादा बेस्ट होता है। और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, BFP चालू करके पानी ऐड करके आप उसमें प्रिजर्वेशन कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्रिजर्वेशन इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग लंबे समय तक अगर बॉयलर को चालू नहीं करना है तो उसको कोरोजन से बचाया जा सके, इसीलिए प्रिजर्वेशन किया जाता है। और प्रिजर्वेशन 2 तरीके से होते हैं, एक कहलाता है ड्राई प्रिजर्वेशन, ड्राई प्रिजर्वेशन में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, और वेट प्रिजर्वेशन में DM वाटर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर कौन से केमिकल का यूज़ करेंगे हम लोग, एक होता है आपका हाइड्रोजन और अमोनिया का, और एक होता है क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका ppm की अगर बात की जाए तो 2 ppm से कम होना चाहिए क्लोराइड, और 10 pH मेंटेन करना है हमेशा आपको,
और 200 ppm तक हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट्स करके आप हमें बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इन्फॉर्मेटिव हो सकता है उनके लिए। तो प्लीज़ यार आप अपने फ्रेंड के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उस वीडियो को कुछ अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।